हाय बच्चों, तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया था आपके सामने थर्ड 3 पार्ट एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने आगे से कंप्लीट करूंगा और ये अब बहुत कम टॉपिक बचा हुआ है, तो आपको घबराना नहीं, इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि उसमें लगा है आपका, लगभग 30 मिनट लग गया होगा। तो देखिए, इसमें हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कॉटन मिल। जो पहला कॉटन मिल भारत में बना है वो बॉम्बे में बना था 1854 में, और जस्ट उसके 1 साल बाद 1855 में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पहला जूट मिल बना है, जबकि बंगाल में बना है। तो बहुत सिंपल है कि जूट मिल बंगाल में बना है। ऐसे भी आप जान रहे हैं कि जूट बंगाल में ज़्यादा पैदावार होता है, और बॉम्बे के साइड में आप जानते होंगे कि बॉम्बे में आपका कॉटन मिल बना है 1854 और 55 में। अब सवाल ये है कि इंडियन जो फैक्ट्री बनाने वाले लोग थे, तो इसमें 3 सवाल पैदा होता है। सबसे पहला, ये इंडस्ट्री कौन सेटअप किया है। दूसरा, वो जो सेटअप किए तो पैसा कहाँ से आया। तीसरा, काम कौन कर रहा है उस फैक्ट्री में। तो देखिए, पहले सवाल का जवाब तो सुनते हैं कि इंडस्ट्रीज बनाया कौन, जो कि भारत में इंडस्ट्री बना रहे थे। इतना पैसा कहाँ से आया, तो वो बनाने वाले बंगाल में थे द्वारका नाथ टैगोर। तो ये पहले आदमी जो कि द्वारका नाथ टैगोर हुए। और अगर नाम आपको चाहिए जो आप जानना चाहते हैं, तो दूसरा नाम देखिए आप, बॉम्बे में एक नाम है दिनशा पेटिट, जमशेद जी नौशेरवा जी टाटा, जिनको टाटा के नाम से भी जानते हैं, जिन्हीं के नाम पे जमशेदपुर शहर का नाम पड़ा है। सेठ हुकुमचंद, जीडी बिरला के ग्रैंडफादर और फादर सब। तो ये तो पता चल गया कि कौन लोग थे। अब अगला प्रश्न ये आया कि इनके पास पैसा कहाँ से आया। देखिए, इनके पास पैसा आया चाइना ट्रेड से। इनके पास पैसा कहाँ से आया, चाइना ट्रेड से। अब चाइना ट्रेड क्या होता है ज़रा देख लेते हैं नीचे। देखिए, चाइना ट्रेड में होता ये है कि चाइना ट्रेड में काम यही होता था कि ब्रिटिश जो थे इंडिया में, वो इंडिया में उगाते थे ओपियम और उसको चाइना ले जाते थे, और बदले में चाइना से चाय लेके इंग्लैंड लेके जाते थे। देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीका। ब्रिटेन जो थे ये क्या करते थे, भारत में इंडिया में चाय को उगाते थे। इंडिया में चाय उगा रहे हैं और इस चाय को ये लेके इंडिया में अफीम उगा रहे हैं और इसको कहाँ बेच रहे हैं, ले जाके चाइना में। और बदले में चाइना से क्या लेके आ रहे हैं, चाय और कॉफ़ी। लेकिन चाय कॉफ़ी लेके कहाँ जा रहे हैं, ब्रिटेन। तो इसमें देखिएगा बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है कि कोई चाय की खेती होगी या ओपियम की खेती होगी, जिसके लिए पैसा चाहिए, फिर इसको कोई ख़रीदेगा, कोई बेचेगा, फिर शिपिंग जाएगा समुद्री रास्ते पे। तो ये सारा काम यहाँ पे होगा। अब इसमें कुछ इंडियन लोग जो है जूनियर प्लेयर बन गए, जो इन सारे काम में इन्वॉल्व थे, कि ओपियम की खेती के लिए पैसा दे रहे हैं, या उसके प्रोडक्ट को, ओपियम को जो शिप तक पहुंचाना वहां तक काम करें, फिर शिप पे जो कंसाइनमेंट बेचना है उसका काम कर रहे हैं। तो इस छोटे ट्रेड से ही, इस ट्रेड में इन्वॉल्व होकर ही कुछ लोगों ने बहुत पैसा कमाया। उसमें से द्वारका नाथ टैगोर, जब उन्होंने पैसा कमा लिया तो उन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाया। हालांकि उनकी कंपनी डूब जरूर गई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों की डूबी भी नहीं भी थी। आगे चलते हम लोग अगर बॉम्बे की बात कर लें, तो बॉम्बे में दिनशा पेटिट और जमशेदजी नौशेरवा जी टाटा ने भी अपना वेल्थ जो है स्पेशली कमाया कहाँ से, एक्सपोर्ट टू चाइना से। एक हुकुमचंद थे जो कि मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी यही पैसा यहीं से कमाया। लेकिन सवाल ये कि सब लोग चाइना ट्रेड से पैसा कमा रहे थे, ये गलत बात है। कुछ लोग ऐसे मद्रास से व्यापारी थे जो बर्मा से पैसा कमा रहे थे, कुछ लोग मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका से भी कमा रहे थे। यानी कि कुछ चाइना ट्रेड से, कुछ मिडिल ईस्ट ईस्ट अफ्रीका से, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। वो एक जगह से दूसरे स्थान पे चीज़ें ले जाते थे, उसके बदले में उधार लगाते थे, फंड को ट्रांसफ़र करते थे और ट्रेडर्स को फाइनेंस कर रहे थे। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर दिया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इनिशियल टाइम पे ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था इंडियन ट्रेड पे। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं था कि आप सारा कुछ कर सकते हैं एकदम। तो ये लिमिटेड तरीके से काम चल रहा है। तो स्पेशली जो इंडियन लोग थे वो रॉ मटेरियल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। वो फूड ग्रेन्स भेज रहे थे, रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो मैन्युफैक्चर गुड्स को नहीं भेजते थे, क्योंकि इसमें ब्रिटिश लोग इन्वॉल्व था। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब तक नहीं हुआ था तब तक इनकी इंडस्ट्रीज़ बंद जरूर गई थी। 54-55 में इन्होंने बना लिया, लेकिन उसको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार तक यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी जो थी वो पूरे लार्ज सेक्टर को कंट्रोल कर रही थी। उसमें 3 बड़ी बड़ी कंपनी है। एक तो एंड्री यूले की कंपनी है, एक बर्ड हैगलर्स की कंपनी है, जार्डिन स्किनर की कंपनी। आपको उतना याद नहीं रखना, मोटा मोटी बात समझना है कि ये लोग क्या थे। तो ये लोग अपना काम कर रहे थे और ये लोग पूरा इंटरेस्टेड किस में थे, और इसमें ये लोग चाहते थे कि जिस काम को हम लोग कर रहे हैं उसमें इंडियन बिजनेसमैन लोग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं।
अब यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज़ के बारे में यहाँ पे डिटेल से नहीं मिलेगा आपको, इसके लिए हम एक नेक्स्ट पैराग्राफ में जाते तो आपको मिलेगा। देखिए यहाँ देखिए यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी के बारे में और डिटेल मिला है। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी जो थी, जो 3 कंपनीज़ थी यूरोप की बड़ी बड़ी, वो कुछ सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे। जैसे उन्होंने चाय कॉफ़ी के प्लांटेशन लगाए, वो सस्ते दाम पे, वो जो है चीप रेट पे वो गवर्नमेंट से ज़मीन उन्होंने ख़रीद लिया और माइनिंग पे, इंडिगो पे, जूट पे, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट किया। और ये लोग इंडिया में बेचते उचते नहीं थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, जूट की खेती करवाया, इंडिगो की खेती करवाया। इंडिगो तो आप जान ही रहे, पूरा चंपारण सत्याग्रह उस पे माइनिंग करवाते थे और उसका सामान बाहर बेचते थे। तो इन चीज़ों में वो चाहते थे कि किसी भी तरह से भारतीय बिजनेसमैन इसमें इन्वॉल्व ना हो। तो इतनी बात तो आप समझ गए। अब अगला सवाल ये है कि ठीक है, वर्कर्स लोग जो पहले मील लगाने वाले वो द्वारका नाथ टैगोर थे, दिनशा पेटिट थे, पैसा इनको चाइना ट्रेड से आया है और बर्मा ट्रेड से आया है, इंटरनल ट्रेड से आया है। और इनिशियली उनको ज़्यादा कुछ काम करने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज में काम कर रही थी और वो लोग अपना चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन काम करने के लिए वर्कर कहाँ से आएगा? तो वर्कर्स जो आम तौर पे जो आते थे वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट से, ज़िला से आते थे, स्पेशली गांव से। गांव में जिनको काम नहीं मिला वो जल्दी से चले आए। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब बॉम्बे में कॉटन इंडस्ट्री बनी थी तो उसमें 50% जो लोग आए थे वो रत्नागिरी से आए थे, जबकि कानपुर के लोगों को जो फैक्ट्री थी वहाँ लोग कहाँ से आएंगे? कानपुर के डिस्ट्रिक्ट से आएंगे। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट का न्यूज़ बढ़ते रहा तो बहुत सारे लोग जो गांव से शहर आने लगे काम करने की तलाश में। अब आने के बाद देखिए इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ। क्या जॉब मिलना आसान था? नहीं, गेटिंग जॉब वाज ऑलवेज डिफ़िकल्ट। यहाँ तक कि जब मिल बन गया और वर्कर्स का डिमांड बढ़ गया तब भी ये प्रॉब्लम था, क्योंकि जितने लोग जॉब तलाश कर रहे हैं उससे ज़्यादा जॉब है नहीं है, उससे कम जॉब है। जॉब 500 है, हर काम करने की तलाश में 5000 लोग आए हुए हैं, तो ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो फैक्ट्री चलाने वाले मालिक थे वो एक जॉबर को एम्प्लाई करते थे। जॉबर का काम ये था कि वो नए लोगों को रखेगा, वो रिक्रूट करेगा। जॉबर था कौन? जॉबर आमतौर पे बहुत पुराना और वर्कर होता था जिस पे ट्रस्ट होता है। आज भी कंपनी में ऐसे लोग जो बहुत पुराने हो जाते हैं 10 से 15 साल, उनको कहा जाता है कि भाई आप नई बहाली में आप ही हेल्प कीजिए। तो ये क्या करता था, अपने गांव से लोगों को लाता था, उनको जॉब दिया, उनको रहने का, जब तक कि उनको जॉब नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है, तब तक उनको शहर में सेटलमेंट करवाया और प्रॉब्लम के टाइम में पैसा दिया। तो जॉबर एक अथॉरिटी वाला कुछ पर्सन था, उसका कुछ पावर था, इसलिए वो बदले में पैसा गिफ्ट वगैरह लाता था कि लाइए भैया जॉब हम आपको दिला रहे हैं, तो जब तक आपको भी जॉब नहीं मिलता रहने होने का हम इंतज़ाम कर रहे हैं, और जब जॉब मिल जाएगा तो पैसा हमको दीजिएगा, आप गिफ्ट वगैरह दीजिएगा। तो ये सिचुएशन जो था आप देख पा रहे हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं कि पेक्युलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इंडस्ट्री का ग्रोथ तो हुआ है लेकिन पेक्युलरिटीज़ शब्द यूज़ किया गया, यानी कि ग्रोथ हुआ तो बहुत यूनिक वे में हुआ। कैसे यूनिक हुआ ज़रा समझते हैं। देखिए पहला पैराग्राफ तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज़ के बारे में। इंडियन बिजनेसमैनों ने जब इंडस्ट्रीज़ लगानी शुरू कर दी, भाई दिनशा पेटिट हुए, आपका जमशेदजी टाटा हुए, द्वारका नाथ टैगोर हुआ है, तो इन्होंने एक चीज़ दिमाग लगा दिया कि भैया हम ब्रिटिश लोगों के गुड्स से कंपटीशन नहीं करने वाले हैं। तो क्या करें, ब्रिटिश लोग कपड़ा बना रहा था, इन लोग धागा नहीं बना रहे, तो हम धागा बनाते हैं। तो ये लोग यार्न बनाने लगे। यार्न ऐसा चीज़ था जो कि ब्रिटिश लोगों ने इंपोर्ट नहीं करना था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम धागा बनाते हैं। ये लोग धागा बनाने का प्रयास किया कॉटन मिल्स ने, और फैब्रिक नहीं बनाया। और जब यार्न को इन्होंने बनाना शुरू कर दिया तो ये बहुत अच्छा रहा। अब यार्न बनाए इन्होंने, तो इसके बाद इसको करते क्या थे ये, अब इन्होंने जो यार्न जो धागा बनाया है उसको या तो इंडिया ही में वीवर्स को दे दिया कि कपड़ा तुम बनाओ, और या फिर चाइना में भेज दिया। लेकिन देखिए बहुत धीरे धीरे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आएगा जिसके कारण इनका चाइना वाला जो मार्केट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। क्या हुआ कि चाइना में राष्ट्रवाद आ गया, तो चाइनीज़ का प्रोडक्ट, जापानीज़ प्रोडक्ट चाइना वाले लोग यूज करने लगे। तो अब इंडिया वाले लोगों के पास, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट वाले हैं, इनके पास ऑप्शन क्या है कि इंडिया ही में अपना माल बेचे। अब इसी बीच में कुछ फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है कि इसी बीच में स्वदेशी मूवमेंट हो गया 1905 में, जिसमें कहा गया कि भैया भारत के सामान का इस्तेमाल कीजिए और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कीजिए। अब आप बोलिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? 100% की बात है, ज़रूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसको उनमें बेनिफिट है, नज़र आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, हम लोग अकेले खुद को इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने सरकार को भी कहा कि आप बाहर वाले चीज़ों पर टैरिफ लगा दीजिए। तो यहाँ पे एक बात बता ही चुके हैं कि जो इंडिया का जो यार्न का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना में घट गया था। क्योंकि
क्योंकि चाइनीज़ और जापानीज़ जो मिल था वो चाइना के मार्केट को फ्लड कर दिया था। तो अब इन लोगों ने सोचा कि भैया हम यार्न से क्लॉथ पे हम कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि भैया हम बाहर सिर्फ धागा बेच के कब तक काम चलाएंगे, कपड़ा बेचते हैं। और एक वर्ल्ड वार से और स्वदेशी मूवमेंट से इनको फ़ायदा भी हो गया। स्वदेशी मूवमेंट से क्या हुआ कि विदेशी चीज़ों का यूज़ कम करने लगे लोग। लेकिन असल जो जिसको कह सकते हैं कि मेन जो फ़ायदा इनको हुआ है, सबसे अधिक फ़ायदा हुआ है, जिसने इनके पूरे लाइफ में इनके बिज़नेस को 4 चाँद लगा दिया, वो वर्ल्ड वार था। अब वर्ल्ड वार क्या हुआ, वर्ल्ड वार की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हो। जब तक नहीं हुआ था तब तक तो वर्ल्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो था इंडिया का, लेकिन वर्ल्ड वार ने एक नया सिचुएशन क्रिएट कर दिया। अब जब वर्ल्ड वार हुआ तो हुआ क्या, इस समय ब्रिटिश मिल इंडिया में कुछ नहीं भेज रहे थे, क्योंकि ये वार का प्रोडक्ट बना रहे थे। तो सीधी सी बात है, मैनचेस्टर इंपोर्ट जो भारत में ब्रिटेन का जो गुड्स भारत में आ रहा था वो क्या हो गया, घट गया। अब इसका मतलब इंडियन मिल्स को एक फ़ायदा मिल गया कि भैया बाहर से चीज़ नहीं आ रही तो हम अपने होम मार्केट में बेचेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे लड़ाई लंबी चली, वार इतना लंबा चल गया कि इंडियन फैक्ट्रीज़ को ये कहा गया कि भैया आप भी वार का गुड्स बनाइए और विदेश बेचिए। तो देखिए क्या चल रहा है, अभी इंडिया का जो गुड्स है वो ब्रिटेन का जो गुड्स है वो भारत आ नहीं रहा है, वो रास्ता बंद हो गया क्योंकि वो लोग वार का चीज़ बना रहा है। दूसरा, इंडिया को ये कहा जा रहा है, इंडिया को ये कहा जा रहा है कि आप विदेशी गुड्स, मतलब इंडिया को ये कहा जा रहा है कि आप अपने सामान को ब्रिटेन को भेजिए। क्यों भेजिए भाई, क्योंकि वहाँ लड़ाई लंबी चल गई है। तो जूट का बैग भेजिए, कपड़ा भेजिए आर्मी के लिए, टेंट्स भेजिए, जूता वगैरह भेजिए, चमड़े का हॉर्स भेजिए, ये सारा चीज़ भेजिए। तो भाई इसके लिए क्या होगा, फैक्ट्रीज नहीं बनने लगी, बहुत सारी नई नई फैक्ट्री बनी, और जो ओल्ड फैक्ट्री थी वो मल्टीपल शिफ्ट में काम करने लगी। थोड़ा देखिएगा, मोबाइल मेरा कभी कभी हैंग करता है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। हो जाता है, थोड़ा पुराने ज़माने का हो गया। तो चलिए, हम लोग नया वर्कर्स को एम्प्लॉयड किए और हर किसी को कहा गया कि लंबे समय तक काम कीजिए। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम करी। अगर आपसे पूछे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण कैसे बूम किया, तो क्या बोलिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो भारत का सामान ब्रिटेन जाने लगा और ब्रिटेन का सामान इंडिया नहीं आने लगा, क्योंकि वो लोग लड़ाई में बिजी हो गए। तो दोबारा से मैनचेस्टर वर्ल्ड वार के बाद पोजीशन को रिकैप्चर नहीं कर पाया, और इस सिचुएशन में यूएसए, जर्मनी, जापान सबका प्रोडक्शन अच्छा होने लगा और भारत भी इसमें आगे हो गया। तो जो ये बहुत फ़ायदा यहाँ पे हुआ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फैक्ट्रीज इंडस्ट्री बढ़ी तो ज़रूर है वर्ल्ड वार के बाद, लेकिन इसमें लार्ज इंडस्ट्री नहीं बढ़ी है। इसमें ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी 67% वो बंगाल और मुंबई में थी, वो सब ज़्यादातर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कर रही थी। तो ये एक अच्छी बात भी है कि छोटे इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट हुआ और इसमें जो है आम जनता को ज़्यादा जॉब मिलेगी। और कहा जाता है कि इसी टाइम पे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन जो है, जो एक्चुअली बहुत एक्सपैंड कर गया था 20वीं सेंचुरी में। ऐसा कैसे हो गया कि एक्सपैंड कर गया ये, क्योंकि हुआ ये था कि चीप मशीन मेड थ्रेड जो है वो तो उसने स्पिनिंग इंडस्ट्री को तो ख़त्म कर दिया, धागा वाला इंडस्ट्री तो पूरा बर्बाद कर दिया, लेकिन वीवर्स लोग किसी तरह से बच गए। और फाइनली यही हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनाने वाले जो लोग, यही लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने एक नया डिवाइस का इजाद कर दिया और इन्होंने भी कुछ थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया। उसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, इन्होंने फ्लाई शटल का यूज किया। फ्लाई शटल क्या, एक डिवाइस होता था जिसमें यूँ इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पर धागा बनने का मशीन था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रहता था, इससे धागा तुरंत बन जाता था। तो इससे क्या हुआ, इनका प्रोडक्शन स्पीड हो गया भैया और लेबर डिमांड कम हो गया। और यहाँ पर जैसे त्रावणकोर है जो कि केरला में है, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल जैसे जगहों पे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होने लगा। तो इसी कारण से जो छोटी इंडस्ट्रीज है वो बच गई। और हाँ, वीवर्स में भी सब लोग नहीं बचे, कुछ वीवर्स ज़्यादा बचे। वैसे वीवर्स जो अमीर थे, जो बड़ा बड़ा वो वीवर्स जो कि थोड़ा सा कोर्स क्लॉथ डिज़ाइन कर रहे थे, कोर्स क्लॉथ समझ रहे, जो नॉर्मल क्वालिटी का, वो नहीं उतना बच पाए। लेकिन क्योंकि उसको कौन ख़रीदेगा, ख़राब क्वालिटी वाले, वो गरीब आदमी, तो इसलिए डिमांड घटता रहा। और जैसे स्पेशली हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ या फिर माइन आ गया, तो गरीब आदमी के पास खाने के लिए नहीं है तो वो कपड़ा कहाँ से पहनेगा। लेकिन जो वेल टू डू लोग थे, अच्छे खासे फैमिली वाले लोग थे, तो वो अच्छा क्वालिटी का पहनते थे, फाइनर वैरायटी का। तो जो ऐसा किसान, ऐसा वीवर्स था जो फाइनर वैरायटी का क्वालिटी का कपड़ा बना रहा था, उसको उतना नुकसान नहीं हुआ। उसको फैमीन्स वगैरह से बनारसी का कपड़ा या बलूचारी का कपड़ा उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आएंगे, मार्केट फूड गुड्स। देखिए हम लोग बहुत तेज़ी में पढ़ रहे हैं इसको। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ने देखा कि आपने देखा कि कैसे वो लोग इंडियन मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, और इंडियन वीवर्स, भारत के जो वीवर्स थे, क्राफ्टमैन हैं, ट्रेडर हैं, इसको विरोध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपना खुद का स्पेस बना रहे हैं, मार्केट बना रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ के लिए नया प्रोडक्ट जब आप बना रहे हैं तो आपको जनता को तैयार करना पड़ेगा कि वो ख़रीदें। कैसे ऐसा कीजिएगा? तो ऐसा करने का एक रास्ता, सबसे बड़ा रास्ता होता है एडवर्टीज़मेंट। और एडवर्टीज़मेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, ज़रूरी भी लगने लगता है, हालांकि वो आपको ज़रूरत नहीं है तो भी अच्छा लगेगा। इसने लोगों की माइंड को शेप करना शुरू कर दिया। और आज भी जिस वर्ल्ड में हम रह रहे, चारों तरफ एडवर्टीज़मेंट 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 मिलेगा आपको। न्यूज़पेपर में देख लीजिए, सिर्फ एडवर्टीज़मेंट, मैगज़ीन, होर्डिंग, आप गलियों की दीवारों को देखिए, टेलीविज़न स्क्रीन पे देखिए, हर चीज़ का ऐड चल रहा, बंगाली बाबा तक का ऐड चल रहा। तो अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हमको बहुत सारे इंडस्ट्रियल एज से ही हम देखते हैं कि एडवर्टीज़मेंट चला है। अब स्पेशली जब विदेशी गुड्स यहाँ आ रहा था तो वहाँ पे एक लेबल लिखा रहता था, मेड इन मैनचेस्टर। जब ये लिखा हो, जैसा भी आप होम्योपैथ दवा लाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है मेड इन जर्मनी, तो उसको बहुत वैल्यू दिया जाता है। तो इनको लगता था कि बड़ा कॉन्फिडेंस, लोगों को लगता था कि हम कपड़ा खरीद रहे हैं भाई, वहाँ का ब्रांड का चीज़ पहन रहे हैं, मैनचेस्टर की चीज़ है, तो उससे उनका एक इज़्ज़त बनता था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था कि जो लेबल है वो लेबल में केवल जो है वर्ड और टेक्स्ट है, कई बार इमेज भी होता था, और इमेज को बहुत खूबसूरती से सजाया जाता था। तो पुराने आइडिया में देखिए कुछ जगह पे उन लोगों ने बहुत दिमाग लगाया कि इंडिया में लोग धार्मिक हैं, तो देवी देवताओं की तस्वीरें लगाई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उन देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई थी, इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको ख़रीदते हैं तो इसका मतलब है कि भैया आप धर्म के धार्मिक आदमी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। तो इससे एक चीज़ और किया गया कि विदेशी लोग थे, अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे, सरस्वती जी, कृष्णा जी की फ़ोटो लगा के, जिससे ये समझ में आया कि भैया इंडियन लोगों को थोड़ा सा फील हो कि भाई हमारे अपने देश का प्रोडक्ट है। ये थोड़ा फैमिलियर, परिचित कराने के लिए यहाँ के देवी देवताओं की तस्वीरें लगाई जा रही थी। और कुछ लोगों ने तो बाद में कैलेंडर वगैरह भी पब्लिश करना शुरू कर दिया, क्योंकि कैलेंडर ऐसी चीज़ होती है जो कि आप वो लोग भी यूज करते हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, और वो चाय की दुकान पे भी मिलेगा, गरीब आदमी के घर पे भी मिलेगा। हालांकि आजकल मोबाइल के दौर में सारा कैलेंडर का जो है बलंडर हो गया, कोई यूज नहीं कर रहा है। और आजकल किसको टाइम और डेट का ज़रूरत है, सब तो मलंग है, कैलेंडर लोग हैं। तो ये सब के जो हिस्टोरिकल फिगर होता है, महाराजा रंजीत सिंह की फ़ोटो लगाई गई या धार्मिक चीज़ों की फ़ोटो लगाई गई, ताकि लोगों को अपील किया जाए कि कोई वस्तु को आप खरीदिए, अगर आप इनका रिस्पेक्ट करते हैं तो सिर्फ चुम चाम के चले मत जाइए, बल्कि इस वस्तु को खरीदिए और लेके जाइए। आज भी देखिएगा अगरबत्ती वगैरह देखिएगा, रामायण नाम से अगरबत्ती बिकती है, इस तरह के फ़ोटो के द्वारा बेची जाती है। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे लोग, आपने बहुत मेहनत किया है, तो लास्ट टाइम में बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको बिल्कुल बुरी तरह से पढ़ना है। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि जो चैप्टर बहुत मुश्किल आपको लगेगा, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आप लोगों ने कहा था, तो उसका 1 शॉट वीडियो बना दीजिएगा। तो मैंने उसका आपके वादे के अनुसार पूरा किया। इसको आप बिल्कुल देख के जाइएगा और फुल कॉन्फिडेंट में जाइएगा, कोई घबराना नहीं है। सारा एग्ज़ाम आप दे ही दिए, तो सोशल साइंस भी आपका अच्छे से ज़रूर जाएगा। हमारी शुभकामना आपके साथ है, और एग्ज़ाम के बाद भी आप जुड़े रहिए। कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई ज़रूरत हो, क्या करना नहीं करना, बिल्कुल हम लोगों से पूछिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे और हैव अ नाइस नाइट। अच्छे से सोइएगा भी रात में, ज़्यादा घबराना नहीं है।